Hello students, in this video we'll discuss chapter number 14 atmospheric pressure and winds। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और विंड्स को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड्स में हमें पढ़ना है परमानेंट विंड्स को, ट्रेड विंड्स को, साथ ही साथ हमें डिस्कस करना है प्रेशर बेल्ट्स को। ठीक है, साथ ही साथ हम हमारे इंडिया की लोकल विंड्स लू को भी डिस्कस करेंगे, जिसके नाम से हमारी मम्मियाँ हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा डराती हैं। जैसी समर्स आती हैं, बेटा अभी मत जाओ लू लग जाएगी, ऐसे मत जाओ लू लग जाएगी, भाई सर पे कपड़ा बांध लो, वो क्या बनाते हैं हम केरियों का पन्ना वो पी लो, है ना, नींबू पानी पी के जाओ जिससे लू नहीं लगेगी। कुछ मम्मियाँ तो बच्चों को प्याज भी दे देती हैं, अनियन, कि भाई इसको रखो आपको लू नहीं लगेगी। तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेटा आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि भाई जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कौन सी गैसेस? जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एयर क्या हुआ, इस तरीके से एक फिजिकल सब्सटेंस है। ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है भैया? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। और ये गैसेस कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। और गैसेस का अपना वेट भी होता है, तो एयर का भी क्या होगा? अपना वेट होगा। तो भाई याद रखना, एयर एक फिजिकल सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है गैसेस का, और ये गैसेस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एटमॉस्फेयर में, और इनका अपना वेट भी होता है। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर क्या करती है बेटा? प्रेशर को एक्सर्ट करती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। बेटा अगर इसको फील करना हो तो आप कैसे फील कर सकते हैं? जिस डायरेक्शन में बहुत तेजी से हवाएं चल रही हो ना, जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है उस टाइम में हम नहीं देखते बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, घर की छतों को उड़ा देती हैं, ट्रीज़ को अपरूट कर देती हैं। उस टाइम में अगर उस विंड के अपोजिट डायरेक्शन में आप चलेंगे ना बेटा, तो आपको वो प्रेशर फील होगा। तो जैसा प्रेशर आपको फील हो रहा है, वैसे कंटिन्यूसली हमारी अर्थ का सरफेस भी प्रेशर फील करता है। क्लियर है? चलो, तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? हमारी अर्थ के ऊपर। जो वेट होता है एयर का यूनिट एरिया पर, हर यूनिट एरिया पर, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ के यूनिट एरिया पर एयर जो वेट लगा रही है उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? एयर प्रेशर। द वेट ऑफ एयर, एयर का वेट ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ के यूनिट एरिया पे एयर जो प्रेशर लगा रही है उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? एयर प्रेशर। अब बुक में क्या लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उस फोर्स को कहते हैं बेटा जो पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट किया जाता है। एक्सर्ट करने वाले कौन होती है? एयर, उसका वेट। ठीक है, उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो भी एयर होगी उसका जो वेट होगा, वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा पर यूनिट एरिया पे, उसे ही हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं हम मिली बार में, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मर्करी बैरोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक तो लर्न कर ही लेना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफर्स टू द फोर्स पर यूनिट एरिया exerted against a surface by the weight of air above the surface. Pressure is expressed in millibar. millibar अच्छे से याद रखना। and the instrument available for measuring that pressure is called mercury barometer. जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल वो होता है 1013.25 मिली बार। क्लियर है? मिली बार्स। और 760 mm। अब ये 760 mm या 1013.25 इसको आपको लर्न कर लेना है ना। अगर हम सी लेवल पे बैरोमीटर को रखते हैं तो वहाँ पर मरकरी जो कॉलम होगा उसमें जो मरकरी की हाइट होगी वो ये होगी। ठीक है बात? द हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे आप हाइट पर ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसको मैं बताऊं कैसे होगा। देखो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये हम प्लेन्स पे रहे और ये हम माउंटेन्स पे गए। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी हवाएं प्रेशर लगा रही हैं, ये सारी हवाएं प्रेशर लगा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ इतनी हवाएं प्रेशर लगा रही, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी हवाओं का डिफरेंस है। ये इतनी ज़्यादा हवाएं इस एरिया पे प्रेशर लगा रही हैं और इधर पे सिर्फ इतनी सी हवाएं प्रेशर लगा रही हैं।
यहाँ आओगे तो इतनी सारी हवाएं प्रेशर लगा रही हैं, यहाँ आओगे तो और ज़्यादा हवाएं प्रेशर लगा रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ इसके कंपैरिजन में कम होगा, और यहाँ इसके कंपैरिजन में और कम होगा। क्लियर है बेटा? अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये है मीन सी लेवल में ये मरकरी कॉलम की हाइट, ठीक है? क्लियर है? द हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर एट सी लेवल। क्लियर है? इसकी बात हम कर रहे थे। तो अगर आप मीन सी लेवल में रखते हैं इस बैरोमीटर में, तो आपको मतलब हाइट कितनी मिलेगी? 760 mm, 1013.25। बेटा ये जो टम्बलर है, बॉक्स है ना, इसमें ये क्या भरी हुई है? मरकरी। तो अब ये मरकरी कितनी ऊपर तक जा रही है इस ग्लास ट्यूब में? तो मीन सी लेवल पे हम देखते हैं कि यहीं तक जाती है। और बेटा वेदर में जो चेंजेस आते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो प्रोड्यूस करता है चेंजेस किसमें? वेदर में। वेदर में जो आने वाले चेंजेस हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कंट्रास्ट इन टेम्परेचर। बेटा अगर टेम्परेचर में भी कॉन्ट्रास्ट आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, तो एयर की डेंसिटी भी चेंज होगी। आई बात समझ में? देखो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा तो उससे हम एयर डेंसिटी में भी चेंजेस देखेंगे, और एयर डेंसिटी में जो चेंजेस आएंगे उसी की वजह से प्रेशर में भी चेंज आएगा। फिर से ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर में कोई ना कोई कॉन्ट्रास्ट आएगा, इससे एयर डेंसिटी भी चेंज होगी, और ये चेंज्ड एयर डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी वेरिएशन इन प्रेशर के लिए। प्रेशर में भी वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या बदला? एयर डेंसिटी, और एयर डेंसिटी से किस में चेंजेस आ जाएंगे? प्रेशर में। ये जो वेरिएशन है इनकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगेगी एयर की, जिसे आप क्या कहेंगे? विंड। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, है ना? हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट आया तो एयर की डेंसिटी में चेंजेस आए, एयर की डेंसिटी में चेंजेस आए तो प्रेशर में वेरिएशन आ गया, और जैसे ही प्रेशर में वेरिएशन आएंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लग जाएगी एयर की, जिसे ही हम क्या कहते हैं? विंड्स। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय विंड्स, तो आप क्या कहेंगे? These horizontal movements of air is called winds। फिर पूछेगा एयर क्या होती है, तो बता देना भाई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस मूव करने लग जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विंड्स। ठीक है? आप विंड, तो बेटा ये बात भी बहुत अच्छे से समझ लेना कि भाई एक विंड बहुत बड़ा एजेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको? मॉइस्चर को और हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस। देखो अगर हम इंडिया में मानसून की बात करें तो इंडिया में मानसून आता है किसकी वजह से? इन हवाओं की वजह से ही आता है ना। ये हवाएं जब इक्वेटोरियल रीजन से होती हुई हमारे इंडिया तक पहुंचती है तो बीच में इन्हें मिल जाता है इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से ये ले लेती हैं बहुत सारा मॉइस्चर। हमारे पास मॉइस्चर नहीं था, अरेबियन सी के पास मॉइस्चर था, इंडियन ओशन के पास मॉइस्चर था, और बे ऑफ बंगाल के पास मॉइस्चर था। इन हवाओं ने इस मॉइस्चर को उठाया और हमें दे दी बारिश। तो भाई विंड से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलो सो winds transport heat and moisture from one region to another and thus help in occurrence of precipitation। ये जो बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, हेल होते हैं, स्टॉर्म होते हैं, इन सब के पीछे भी कौन ही रिस्पॉन्सिबल होती है? हवा। एंड अफेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती हैं और ह्यूमिडिटी को भी अफेक्ट। बेटा अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की। भाई प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे? तो प्रेशर को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नॉर्मली किस में ही मेजर करते हैं? मिलीबार्स में। बेटा ये जो प्रेशर में वेरिएशंस होते हैं इनको जब हम मैप में शो करते हैं तो किसके थ्रू शो करते हैं? आइसोबार्स के थ्रू। प्रेशर को नॉर्मली किस में मेजर करेंगे? मिलीबार्स में। अगर इन वेरिएशंस को हम, प्रेशर के जो वेरिएशंस हैं इनको अगर हम मैप में शो करते हैं
तो किसके थ्रू शो करते हैं? आइसोबार्स। अगर आपसे पूछे आइसोबार्स क्या होती हैं, तो आइसोबार्स वो लाइंस होती हैं मैप के ऊपर जो उन एरियाज को ज्वाइन करेंगी जहाँ पर सेम प्रेशर होगा, सेम बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा। तो आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स वो लाइंस हैं जो ज्वाइन करती हैं उन प्लेसेस को, वो सारे प्लेसेस को which have the same barometric pressure. So isobars are lines joining the places having the same barometric pressure. Clear है? आइसोबार्स मैप के ऊपर वो लाइन होती हैं जो उन प्लेसेस को ज्वाइन कर लेंगे जिनमें सेम एक जैसा बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा। बेटा अब हम बात करेंगे बैरोमीटर की। तो भाई बैरोमीटर क्या होता है? तो बैरोमीटर एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या फिल होता है? मरकरी। The barometer consists of long narrow tube filled with mercury. 2 टाइप के बैरोमीटर अवेलेबल हैं, फोर्टिन्स बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। कौन से 2 बैरोमीटर बेटा? फोर्टिन्स बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी। ये है लॉन्ग भी है, देखो दिख रही है ना, लंबी सी लॉन्ग है, नैरो भी है, इतनी सी नैरो ट्यूब है। किसकी है? अच्छा, इसके अंदर क्या फिल होता है? मरकरी। ट्यूब है ग्लास की जिसके अंदर फिल होती है मरकरी। लॉन्ग नैरो ट्यूब ऑफ ग्लास फिल्ड विथ मरकरी। बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रेडियंट को। तो प्रेशर ग्रेडियंट को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये डेफिनेशन मैं चाहूँगी कि आप लोग नहीं लर्न करें, अननेसेसरी प्रेशर ग्रेडियंट को कॉम्प्लिकेट कर रही है। इस डेफिनेशन को आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपका टीचर बोलता नहीं मुझे तो स्ट्रिक्टली एक कॉपी में यही चाहिए, तो लर्न करके लिख देना बेटा। पर समझने के लिए जो मैं लिखवा रही हूँ वही समझो, और अगर आपका टीचर कहे कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो तो इसी डेफिनेशन को लिखो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये 2 लोकेशंस हैं, इनमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर में चेंज आएगा इसके रेट को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। एक और डेफिनेशन है, मैं चाहूँगी वो भी आप नोट डाउन कर लो। मैं इसलिए ये डेफिनेशन आपको लिखवा रही हूँ बेटा क्योंकि ये डेफिनेशन तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रही है चीज़ों को। देखो क्या बोलोगे? द डिफरेंस इन एयर pressure between 2 locations is called pressure gradient. The difference in air pressure between 2 locations is called pressure gradient. समझ में आ गया? The difference in air pressure between 2 locations is called pressure gradient. बेटा अब हम प्रेशर ग्रेडियंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये बात समझ में आ गई। अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में आइसोबार्स को डिस्कस किया था। आइसोबार्स क्या होते हैं? मैप के ऊपर वो पॉइंट होते हैं जो सेम प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं जहाँ पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो समझ करो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 900 मिलीबार है, यहाँ पर 800 मिलीबार है, यहाँ पर 700 और यहाँ पर 600। तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट क्या कहता है? हमेशा एयर जो है वो मूव करेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हमेशा जो हमारी एयर है वो मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब आपको समझ में आया प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट है चेंज इन एयर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस में हमने देखा यहाँ पर एयर प्रेशर 900 मिलीबार था, यहाँ प्रेशर 600 मिलीबार हो गया। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर ग्रेडियंट किसकी वजह से आया? डिस्टेंस की वजह से आया। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आ रहा है, जो चेंज होने का जो रेट है, इसी को क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। फिर से ध्यान से सुनो। इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ चेंज का जो रेट है, किसकी चेंज का रेट? एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के चेंज का जो रेट है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो चेंज होने का रेट है वही क्या कहलाता है बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा जो वेदर चार्ट होता है ना, ऑन द वेदर चार्ट दिस इज इंडिकेटेड बाय स्पेसिंग ऑफ आइसोबार। बेटा वेदर चार्ट में हम इस रेट ऑफ चेंज को या इस प्रेशर ग्रेडियंट को हम किसके थ्रू दिखाते हैं, आइसोबार में स्पेसिंग के थ्रू। आइसोबार में बहुत कम स्पेसिंग है, इट मीन्स यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई है। और आइसोबार में अगर डिफरेंस ज़्यादा है, ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, वाइड स्पेसिंग इनके बीच में है, तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत वीक होगा। फिर से ध्यान से सुनो, देखो दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा कि ये जो रेट ऑफ चेंज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अब अगर हमने आइसोबार्स के थ्रू इसको मैप में दिखाया, ठीक है, तो मैप में हम कैसे दिखाएंगे बेटा, अगर क्लोज स्पेसिंग है इट मीन्स प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई है, अगर स्पेसिंग बहुत दूर दूर है, ठीक है, वाइड स्पेस अवेलेबल है, इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर बहुत वीक है। नहीं समझ में आया तो आप लर्न कर लो भैया, इससे ज़्यादा क्या ही समझाएंगे। चलो देखो, वेदर चार्ट में इसे हम इंडिकेट करते हैं स्पेसिंग से। आइसोबार में जो स्पेसिंग होगी वो वेदर चार्ट में आपको दिखाएंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, या तो जो रेट ऑफ चेंज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है। अगर आपको क्लोज स्पेसिंग दिखती है आइसोबार में तो ये क्या इंडिकेट करती है कि भाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट है, और अगर स्पेसिंग वाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है दो आइसोबार्स में, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत वीक है। चलो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर दो आइसोबार्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, विंड चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अब इसको डिस्टेंस बेटा कम कवर करना पड़ रहा है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हाई। पर यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा आइसोबार में स्पेसिंग है, विंड वही हाई प्रेशर से किसकी तरफ चल रही है, लो प्रेशर की तरफ चल रही है, पर एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा, वीक होगा। समझ में आई बात, स्पेस कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट हाई है, स्पेस ज़्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट वीक है। बेटा अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम अब वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड सिंपली आप हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है विथ हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट पर आप रहेंगे वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम फील होगा, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ बहुत कम होगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता जाता है विथ हाइट और एल्टीट्यूड। क्लियर है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल पे, मतलब जहाँ सी लेवल है उस पर सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे प्रेशर कम कम और कम होता जाएगा। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज हायर एल्टीट्यूड्स द एयर इज थिनर और लेस डेंस। बेटा देखना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो लोएस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, उसमें एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे 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 आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, एयर थिनर थिनर होती जाएगी, और पतली और पतली और कम डेंस होती जाएगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको कहाँ मिलेगी? अर्थ के पास में, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे डेंसिटी कम कम और कम होती जाएगी। तो क्या रीज़न देंगे आप कि मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक सबसे ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज हायर एल्टीट्यूड पर जाने से जो एयर होती है वो थिनर हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है एज कम्पेयर टू सी लेवल। चलो, तो जो मैक्सिमम डेंसिटी हमें देखने को मिलती है एयर की, वो कहाँ पर मिलती है? अर्थ के सरफेस पर। मैंने पहले बताया जो अर्थ का सरफेस है इसके आसपास जो एयर रहेगी सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसी एयर की रहेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम कम और कम होती जाएगी। क्योंकि बेटा आप जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे
एयर की ग्रेविटी आपको उतना कम इम्पैक्ट करेगी, यहाँ पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा करेगी, यहाँ पर करेगी, यहाँ पर, इसके ऊपर आप चले गए तो आपको ग्रेविटी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। सो मैक्सिमम एयर डेंसिटी इज एट अर्थ सरफेस। एयर डेंसिटी डिक्रीजेज विथ हाइट, एयर की डेंसिटी हाइट से जैसे जैसे हाइट पे जाते जाओगे कम होती जाएगी। बिकॉज द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज लेस, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी की पुल करने की कैपेसिटी होगी वो धीरे 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 हाइट के अकॉर्डिंग कम कम और कम होती जाएगी। क्लियर है बेटा? अब देखो हम लोगों ने क्या बोला कि ऊपर एयर की डेंसिटी कम है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स हायर एल्टीट्यूड पे कैसे होंगे? कम होंगे। अगर फ्यूअर मॉलिक्यूल्स होंगे ही कम, तो उनमें कोलिजन भी कम होंगे। ठीक है। एंड डिक्रीज इन एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। गैस मॉलिक्यूल्स कम है तो कोलिजन ही नहीं हो रहा है, तो एयर प्रेशर ऑब्वियसली बात है क्या होगा? कम होगा। देखो जो एटमॉस्फेयर है वो हाईली कंप्रेशेबल होता है ओवरलाइंग लेयर की वजह से। देखो नहीं समझ में आया ना, यहाँ देखो ये रही अर्थ, यहाँ पर अगर कोई हवा है बेटा, उसके ऊपर कोई हवा है, उसके ऊपर कोई हवा है, उसके ऊपर कोई हवा है, तो भाई यहाँ जो एयर है उसके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है, पर इन एयर के ऊपर कितना प्रेशर है ना? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सपोज करो आप ऐसे आप गिर गए आपके ऊपर, फिर बहुत सारे लोग गिर गए, तो बेटा जो सबसे ऊपर होगा उसको तो इतना दर्द नहीं होगा, पर ये जो नीचे वाला होगा इसकी तो बन जाएगी चटनी। तो इनको ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू अपर लेयर। तो यही कहा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो हाईली कंप्रेसिबल है, बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। तो जो ओवरलाइंग लेयर्स होती हैं वो कंटिन्यूअस क्या एग्जर्ट करती रहती हैं? प्रेशर। किसके ऊपर? लो लाइंग लेयर्स, नीचे जो लेयर है उनके ऊपर ये ऊपर वाली लेयर कंटिन्यू क्या लगा रही हैं? प्रेशर लगा रही हैं। तो ऊपर ये लोग तो बेचारी आज़ाद हैं, फ्री हैं, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, पर बेचारी लोअर लेवल में एयर होंगी, लो लाइंग लेयर्स जो होगी एयर की, वो प्रेशर में जीवन जी रही होती हैं। अब देखो बेटा हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे माउंटेन्स के ऊपर जब एक अच्छी खासी हाइट पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होगी, मतलब ऑक्सीजन भी तो कम होगी ना वहाँ पर। तो फिर हमारे माउंटेनियर्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो यहीं पर ये बात पक्की हो गई कि गैसेस कम है, ऑक्सीजन भी कम है। अब ऑक्सीजन कम है तो आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम फेस करोगे। एज द प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे जैसा प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का उस एयर में जो अवेलेबल ऑक्सीजन होगी वो अमाउंट भी कम होता जाएगा। तो फिर आप ब्रीथ कैसे करोगे? प्रॉब्लम होगी ना। चलो तो बेटा जो एयर प्रेशर, जैसे जैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो अमाउंट अवेलेबल होगी ब्रीदिंग के लिए वो भी डिक्रीज होती जाएगी। एट हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो अवेलेबल ऑक्सीजन होती है वो दोनों ही लो हो जाती है। तो लोग कैसा फील करने लगते हैं? ब्रीदलेस, भाई सांस ही नहीं आ रही है, मुश्किल से खींच के ऑक्सीजन लेके आते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो बॉटल्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। व्हेन दे असेंड वेरी हाई पीक, जैसे ही वो ऊंची चोटियों पे हाई पीक पे पहुंच जाते हैं तो उन सबको किसका यूज़ करना पड़ता है? बॉटल्ड ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ता है। और बेटा जब माउंटेनियर्स पीक पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें कुछ टाइम लगता है उस कंडीशन में यूज टू होने के लिए। दे ऑल्सो टेक टाइम टू गेट यूज टू द एल्टीट्यूड। बेटा इतनी हाइट पे जाने के बाद इतना आसान नहीं होता है वहाँ पर सर्वाइव करना, थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है। बिकॉज क्विकली मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, आप हायर प्रेशर से कहाँ पहुँचे हो? लोअर प्रेशर की तरफ पहुँचे हो। आप मीन सी लेवल पे थे तो यहाँ पर प्रेशर हाई था, अब आप हाइट पर पहुँच गए हो, माउंटेन के पीक पे पहुँच गए, वहाँ पर प्रेशर लो है। कैन कॉज डीकम्प्रेशन, वहाँ पर जो वायु दाब होता है या जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो कम होता है, इसी को क्या कहते हैं हम? डीकम्प्रेशन। दूसरा आपको क्या हो सकती है? डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर कम है उसकी वजह से आपको क्या होने लग सकती है? सिकनेस। बेटा और ये जो डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है इसे द बेंच भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके लिए? स्कूबा डाइवर्स के लिए, जो जल्दी से सरफेस पे आ जाते हैं। अब पानी के अंदर गए है ना, पानी से फट से ऊपर आ गए, तो वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम होगी उसे क्या कहेंगे? द बेंच, डिकम्प्रेशन सिकनेस। बेटा जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना वो आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं।
जब हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं, इतनी हाइट पर उड़ते हैं, उसके बाद भी हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो हम कंफर्टेबल क्यों रहते हैं? क्योंकि उस एयरक्राफ्ट ने आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कैबिन में। इसीलिए जो पैसेंजर्स होते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं जब वो उड़ रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं प्लेन में बैठ के। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। चलो, तो टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करता है। कैसे? अब हम देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स रिलेशन। टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है भाई? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर एक्सपांड करेगी, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे और लेस डेंस हो जाएंगे एंड हेंस एक्सर्ट लेस प्रेशर। फिर से ध्यान से सुनो। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, एयर एक्सपांड करेगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के वो एक दूसरे से दूर 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 चले जाएंगे और लेस डेंस हो जाएंगे, और इस वजह से एयर लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ऑन द कंट्ररी, इसी के अपोजिट में बेटा, जब टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो एयर कंप्रेस होने लगती है एंड द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। और मॉलिक्यूल्स का जो बीच का जो स्पेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर और ज़्यादा डेंस हो जाती है, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर लगाने लगती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड करने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेस डेंस हो जाएंगे, तो प्रेशर कम होगा। ठंडियों की अगर हम बात करें, कोल्ड टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कम होने की बात करें, टेम्परेचर डिक्रीज होने की बात करें, तो एयर और कंप्रेस हो जाएगी। जो स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का वो कम हो जाएगा। इसका मतलब एयर ज़्यादा डेंस हो जाएगी और ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। इसलिए हम कहते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है। ये रही हमारी अर्थ को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर। इस इक्वेटर पे एपरेंट मूवमेंट रहती है सन की। 6-7 महीने तो सीधा सूरज इसके ऊपर ही होगा, और बाकी के 3 महीने जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तब भी इसको अच्छी खासी हीट एंड लाइट मिल रही होगी। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा तब भी अच्छी खासी हीट एंड लाइट इक्वेटर को मिल रही होगी। तो ऑल इन ऑल इक्वेटर को हमेशा पूरे साल अच्छी खासी हीट मिलती है, और इसी वजह से ये पूरे साल क्या बना रहता है? लो प्रेशर बेल्ट। वेयर एज द पोलर रीजन है हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये पोलर रीजन है बेटा, भले ही 6 मंथ एपरेंट मूवमेंट सन की इक्वेटर पे हो, सूरज की सीधे किरणें इक्वेटर पे पड़ रही हूँ, 3 महीने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हूँ, या 3 महीने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हूँ, बेटा पोलर रीजन पे तो डायरेक्ट रेस सन की कभी नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है, और ज़्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर। पोलर रीजन में कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है और इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर बेल्ट है। बेटा अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर को, वाटर वेपर को। देखो, गर्मियों में जो हवाएं होती हैं वो मॉइस्ट हो जाती हैं, उनके अंदर ह्यूमिडिटी आ जाती है, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है ना। तो आप एक बात बस इतनी सी ध्यान रख लो कि जिन भी हवाओं में मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर होगा, वो हवाएं लाइट इन वेट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी लाइट इन वेट बेटा? क्योंकि पानी क्या है? पानी H2O है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस होती है। तो अगर हवाओं में हाइड्रोजन आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो हवाएं लाइट हो जाएंगी। क्लियर है? पर जो ड्राई एयर होती हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ड्राई एयर होंगी उनका वेट ज़्यादा होगा, और वो एयर जिनमें मॉइस्चर कंटेंट होगा वो एयर लाइट होंगी, हल्की होंगी। चलो, क्या याद रखना है की वाली बात है इसमें? वो याद इतना ही रखना है कि जिन हवाओं में मॉइस्चर होगी, नमी होगी, वाटर वेपर होगी, वो लाइट इन वेट होंगी। क्लियर है? और जिन हवाओं में मॉइस्चर नहीं होगा, जो ड्राई एयर होंगी, उनका वेट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी एज कंपेयर टू वाटर वेपर वाली एयर। वेपर वाली जो एयर होती हैं वो कम प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, क्योंकि वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन होता है लाइट। चलो पढ़ते हैं। वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन होता है बेटा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर वेपर का वो होता है
वाटर वेपर का नहीं, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का, नॉट वाटर वेपर, वाटर का, वो कितना होता है 80 ग्राम पर मोल, जो कि बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, एवरेज वेट ऑफ एयर। एवरेज वेट ऑफ एयर क्या होता है, अबाउट 29 ग्राम मोल। अगर कोई ड्राई एयर है, ठीक है, उसका वेट कितना होगा बेटा, 90 ग्राम पर मोल। पर वहीं पर जो वाटर मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 80 ग्राम पर मोल। तो ये हल्का है, ये भारी है ना। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है, 80 ग्राम पर मोल, जो कि बहुत कम है किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कितना है, अबाउट 29 ग्राम पर मोल। बेटा जब समर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो वाटर है वो एवोपरेट करने लग जाता है ना। वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है और फिर एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, एयर का पार्ट बन जाता है। व्हेन वाटर एवोपरेट्स, जब वाटर एवोपरेट्स होगा और एंटर कर जाएगा एटमॉस्फेयर में एज अ गैस, तो वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो किसकी प्लेस ले लेंगे, अदर गैस मॉलिक्यूल्स की प्लेस ले लेंगे। एयर में जो ऑलरेडी गैसेस होंगी, उन गैस मॉलिक्यूल्स की प्लेस पर कौन आ जाएगा बेटा, वाटर। देखो आप अगर यहाँ पर ड्राई एयर के कंपोजिशन को देखो और यहाँ वेट एयर के कंपोजिशन को देखो, या उस एयर के कंपोजिशन को देखो जिसमें वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ड्राई एयर में। और वहीं अगर हम वेट एयर की बात करें तो वेट एयर किसको रिप्लेस कर देता है, नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देता है। वेट एयर में नाइट्रोजन थोड़ी सी कम दिखाई पड़ेगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वाटर क्या है, H2O। तो जब ये गैस बनेगा तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगी ना, तो यहाँ नाइट्रोजन की प्लेस पे आपको नाइट्रोजन भी होगी, पर ड्राई एयर के कंपैरिजन में नाइट्रोजन यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्लियर है, चलो। सो अ वॉल्यूम ऑफ वेट और ह्यूमिड एयर हो, वेट एयर हो, इसका वेट लेस होता है किसके कंपैरिजन में, ड्राई एयर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ड्राई एयर में नाइट्रोजन ज़्यादा है और वेट एयर में हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन सबसे लाइट एयर है, सबसे लाइट एयर है तो वेट भी कम होगा ना। चलो, सो द वॉल्यूम ऑफ वेट और ह्यूमिड एयर इज लेस एज कंपेयर टू ड्राई एयर, देयरफॉर ह्यूमिड एयर इज लेस डेंस। ह्यूमिड एयर लेस डेंस होती है, कम प्रेशर एक्सर्ट करती है किसकी कंपैरिजन में, ड्राई एयर के कंपैरिजन में। अब हम चौथे फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो हमारी अर्थ कंटिन्यू रोटेट कर रही है ना। बल्क ऑफ द एयर एट द पोल्स इज थ्रोन अवे टुवर्ड्स द इक्वेटर, और बल्क में जो पोलर रीजन में जो एयर होती है वो किसकी तरफ फेंक दी जाती है, इक्वेटर की तरफ फेंक दी जाती है। सिंस इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत अमाउंट में हीट होती है पूरे इस साल भर, तो जो हवाएं होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो लाइट इन वेट हो जाती हैं, लाइट इन वेट हो जाती हैं तो राइज कर जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं और लो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। नहीं समझ में आया कुछ भी, हम समझाते हैं। देखो बेटा, इक्वेटर पे, इस रीजन पे, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, इस हीट की वजह से हवाएं गर्म हो जाती हैं, और हवाएं गर्म हो जाती हैं तो उनकी ये प्रॉपर्टी हो जाती है, वो वेट में लाइट हो जाएंगी, लाइट वेट हो जाएंगी तो ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्रिएट कर देंगी, लो प्रेशर। एट पोल्स, पोल्स पर बहुत ज़्यादा ठंडी है और हमारा अंटार्कटिका तो रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। पोलर रीजन में एयर प्रेशर बहुत हाई होता है, इक्वेटोरियल रीजन में एयर प्रेशर बहुत लो होता है। क्लियर है। एट पोल्स द कोल्ड हैवी एयर श्रिंक्स डाउन, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ रहती हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। इनफैक्ट टेम्परेचर एंड रोटेशन, बेटा जो टेम्परेचर है और जो रोटेशन है अर्थ का, तो बेटा ये जो रोटेशन है ये दोनों ही फैक्टर मिलकर के, कौन से दोनों, पहला टेम्परेचर, दूसरा अर्थ का रोटेशन, ये प्रेशर बेल्ट्स बनाते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी प्रेशर बेल्ट बनते हैं वो दो ही रीज़न से बन रहे हैं, एक है टेम्परेचर, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ।
These factor makes एयर प्रेशर एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन प्रिडिक्टिंग वेदर। वेदर को प्रिडिक्ट करना है तो एयर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। इन जनरल वेदर बिकम स्ट्रॉमी व्हेन एयर प्रेशर फॉल्स। जैसे जैसे एयर प्रेशर फॉल होता जाएगा वैसे वैसे जो वेदर होगा वो स्ट्रॉमी होता जाएगा। जनरली ड्यू टू वार्मर ह्यूमिड एयर और कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच कॉज कन्विक्शन एंड राइजिंग एयर। देखो फिर से ध्यान से सुनो। इन जनरल जो वेदर होता है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रॉमी, व्हेन एयर प्रेशर फॉल्स। जैसे जैसे एयर प्रेशर फॉल्स होगा वैसे ही वेदर कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉमी। जनरली ड्यू टू वार्मर ह्यूमिड एयर, जब गर्म होगी हवा, ह्यूमिड होगी हवा, तो कन्वर्जेंस होगा एयर मासेस का अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से कन्विक्शन होगा और हवाएं राइज कर जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। एंड बिकम्स फेयर व्हेन एयर प्रेशर राइजेस। जैसे जैसे एयर प्रेशर राइज करेगा जनरली कब, ड्यू टू ड्रायर कोल्डर एयर और डाइवर्जेंस ऑफ एयर मासेस, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तब की बात कर रहे हैं ये, है ना। व्हेन अ लो प्रेशर सिस्टम मूव्स इनटू एन एरिया, जब लो प्रेशर मूव करता है, लो प्रेशर नहीं बेटा, जब लो प्रेशर सिस्टम मूव करता है किसी एरिया के पास तो वहाँ पर क्लाउडीनेस हो जाती है, हवाएं चलने लगती हैं, प्रेसिपिटेशन होता है। और जब हम हाई प्रेशर की बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर फेयर और काम वेदर रहेगा। हाई प्रेशर है तो फेयर और काम वेदर रहेगा, पर अगर लो प्रेशर होता है तो क्लाउडीनेस, बादल बनेंगे, हवाएं चलेंगी और फिर बारिश भी पड़ेगी। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section. हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट से।